अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पाँव में पैरों में बेचैनी। और इतना बता दूं कि ये बीमारी जो है ना, ये इंटरनेशनली बहुत आम है, हमारे यहाँ फिर भी कम है, इसलिए हम चलते बहुत ज़्यादा हैं कुछ, और चलते बड़ी मतलब संभल के ही चलते हैं। कभी को रोडें आपकी ऊंची नीची हैं और मतलब तो हम थोड़े से बच जाते हैं, लेकिन ये बीमारी है। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ। देखिए वो हमारी टांगों को, हमारे पैरों को किस तरह सीधा करते हैं। इन्होंने बहुत सी चीज़ें सीधी कर दी हैं, मुझे तो कर ही दिया इन्होंने। अब पब्लिक क्या देती है इसके बारे में राय, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आज का सब्जेक्ट आपका टॉपिक आज आपने बड़ा टफ दिया है, और करता हूँ मैं ज़रा बात इनसे, देख लूँ कि इनकी टांगे आई मीन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, टांगे बिल्कुल सही है। अलहमद होनी भी चाहिए सर आपकी, तो वरना आप लेके चल रहे हैं एक बहुत बड़ा बोझ। हाँ, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और हम हमेशा ही अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। सर कुछ हो ना हो, अल्लाह का फजलो करम जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह अच्छा करेगा, मैं कहता हूँ प्लीज़ यार अपने वर्ड्स को चेंज करें। अल्लाह ताला अपना फजलो करम जारी रखे। अल्लाह ताला का फजल है तो हम बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं और माशाल्लाह इनकी बातें सुनते हैं, और आपकी भी सुनते हैं वैसे, और थोड़ी बहुत मेरी भी सुन लेते हैं। तो डॉक्टर साहबा बताएं, ये रेस्टलेस, ये क्या मतलब है? थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये क्या मतलब है पैरों में, तो थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करें हमेशा की तरह, क्या है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंकफुल है हम अल्लाह ताला के बाद विनस टीवी के, जिन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम इतनी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत कम इन्हें डिस्कस किया गया है, इन चीज़ों को बहुत कम हाईलाइट किया गया है। विनस टीवी लेकर आता है एक ऐसे टॉपिक्स जो कि आम आदमी की तकलीफ़ के टॉपिक हैं, जिसको सीखने से उनकी ज़िंदगी आसान होती है। हम लोगों का मकसद ये है और यही सब कुछ लेके हम चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। इसको हम रेस्टलेस, जैसे आपने कहा लेग सिंड्रोम, इसको अगर आप इसे हमारे मेडिकल साइंस में कहें तो इसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग सेंसरी मोटर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अरे वाह रे वाह, तो क्या बात है। डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूँगा, मुझे परमिशन सर, क्योंकि आप इनके पति जी हैं, तो माशाल्लाह वैसे तो टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट काफ़ी किए, और हर बार हमारा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो सबसे अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले भी इसको एग्री करेंगे और बिल्कुल करना भी चाहिए। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है डॉक्टर शबाना नाज पे। द रीज़न बिहाइंड कि इन्होंने अपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, और ये बजाय के देखें डॉक्टर नसरुल्लाह राना पे इतनी तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, वेरी डिटेल्ड। आई मीन आप हमारे कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें, अगर किसी पे बात शुरू करना तो अनबिलीवेबल। आई मीन इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई ब्रेक लेने की कि मैं थोड़ी देर सोचूं करूं कि क्या आगे बात होगी। तो ये अल्लाह की तारीफ़ है। तो प्लीज़ कंटिन्यू। सॉरी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की अप्रिसिएशन ही मेरा मोटिवेशन है। नेचुरली आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, आप सारे लोग, मेरे जितने व्यूवर्स हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, तो मेरे अंदर जज्बा बनता है कि एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, मैं बात काटूंगा आपकी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखें हम तो कह देते हैं, और कहना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और नो डाउट आई मीन क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ सर डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब का भी है कि जो हर चीज़ को देखते बड़ी बारीकी से है, बिल्कुल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन देखें कुछ भी है, नो डाउट, आई मीन हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, हम कोशिशें करते हैं, हमारी सिंसियरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, लेकिन साथ में कोई अगर आपका साथी आपको लेके चलता है तो वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पहचान में, आपकी कामयाबी में। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं, वो शेर पढ़ती हूँ ना मैं, अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। शादी हुई अकेली थी, उसके बाद हस्बैंड आए, फिर बच्चे आए, फिर इस तरह मीडिया आया, तो इस तरह से हम लोग आगे चलते रहे। वाकई हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर कोई भी औरत आगे नहीं बढ़ सकती, किसी भी वाइफ की सपोर्ट के बगैर भी।
जी Am I right, sir? जी बिल्कुल। हाँ, ये बोले हैं सर, आप इस तरह ना करें कि मतलब एक आप ही सपोर्ट करते हैं। आप ही बोलते रहते हैं। हम बोलेगा तो बोलोगे कि जी जी, इसके जैसे मैंने बताया कि लाइफ लॉन्ग यानी ये पूरी ज़िंदगी ज़्यादातर रहती है सेंसरी मोटर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब ये अनकंट्रोल्ड अनकंफर्टेबल लेग्स व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट में है, आपकी टांगे जो हैं वो अनकंट्रोल्ड, आपका मतलब डिस्कम्फर्ट होगा और मूवमेंट होगी और अर्ज होगी कि आप अपनी टांगों को खींचें, अपनी टांगों को मूव करें। मेनली इसमें होता सिर्फ यही है। अच्छा, इसमें यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बचपन से हो, ज़रूरी नहीं है ये मिडिल एज से हो। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो तकरीबन 50% उन लोगों को होती है जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, और सेकेंडरी जो और वो होती है 40 साल से पहले। जिन लोगों को 40 ईयर से पहले, जैसे बच्चों में है, यंगस्टर्स में है, फीमेल्स में है, तो उनको जो होती है वो आपकी टाइप 1 कहलाती है या प्राइमरी कहलाती है। दूसरी जो सेकेंडरी है वो होती है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कुछ डिफरेंट डेफिशिएंसीज हैं, जैसे इसको हम डेफिशिएंसी एनीमिया कह दें, विटामिन B1 की B6 इसकी डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, और हमारे कुछ केमिकल्स जो ब्रेन में होते हैं, जैसे डोपामीन हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल हमारे व्यूवर्स को डोपामीन बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। डोपामीन की जो डेफिशिएंसी है, डोपामीन का लेवल जो है जो 0 से 30 तक होता है, वो लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है या वो फ्लक्चुएट होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हमें होता है। और इसके अलावा अगर आपकी स्पाइन में कोई इंजरी हो जाए, कोई एनेस्थीसिया दिया गया हो, या कोई ट्रॉमा आपको हो गया हो, या कोई किडनी का कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, किडनी फंक्शन का, उसकी वजह से भी, एज बढ़ने की वजह से भी, तो ये उसके कुछ कॉजेज़ हैं जो सेकेंडरी कॉजेज़ कहलाते हैं, यानी जिसकी कोई वजह होती है, कोई बीमारी। और एक तो प्राइमरी तो आपको बाय बर्थ है, आपकी फैमिली से आ गया। हमें 40 तक की आपने बात की, दैट इज टाइप 1। टाइप 2 आप कह रही हैं कि नहीं, अगर नहीं, टाइप 1 अगर जो है प्राइमरी कहते हैं, टाइप 1 ही प्राइमरी कहलाती है, प्राइमरी बिफोर एज ऑफ 40। हाँ, अच्छा, बिफोर एज ऑफ 40। ओके, बाकी सेकेंडरी है आपकी, बाकी जो उस सूरत में होती है कि खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी है, मेडिकल कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से। अच्छा, ये है कि मतलब नॉर्मली जो मैंने महसूस किया है, रात को लोग डॉक्टर साहब थक जाते हैं और फिर उनकी ख्वाहिश होती है, उनका जी जाता है कि उनके पैर दबाए या कोई मालिश की जाए, समथिंग लाइक दिस ना। तो कुछ लोग तो बड़े इसके आदी भी हो जाते हैं कि मतलब ठीक है हमारी कोई मालिश करता ही रहे, और अक्सर आपने देखा कि मालिशिए जो मतलब बाज़ारों में घूमते हैं वो रोडों पे बैठ जाते हैं, उनसे मालिश करवाया जाता है। तो ये एक तरह से जो बीमारी है, क्या ये इसको मालिश के ज़रिए भी हम दूर कर सकते हैं या सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा है, और अभी जैसे जिक्र किया बिलो 50, एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में अबव 50 जो है जो लोग हैं, उनमें 50% जो लोग हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। अच्छा। अबव 50 टोटल पॉपुलेशन का, और उसमें 50% लोगों को ये बीमारी होती है। अच्छा, ओहो। हाँ, और उसके अलावा आप देखें कि उसके अलावा बहुत 50% वो लोग हैं जिनको किसी लिवर डिसऑर्डर की वजह से बीमारी होती है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि आपका ब्लड फ्लो जो है आपकी वेन्स के थ्रू, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी वेन के थ्रू जो है ना नीचे वाले लेग्स तक आती है। तो अगर किसी वजह से उसमें रुकावट है या स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो ज़ाहिर है कि रिवर्स नहीं हो पाता, वापस नहीं जा पाता, तो जिसकी वजह से क्लॉट होने के या डीवीडी होने के चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद ये है कि आपको क्रैम्प्स आते हैं रात को सोते में। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्रैम्प्स पड़ जाते हैं तो वो नींद से उठ जाते हैं। जब नींद से उठते हैं तो वो या तो खड़ा होना पड़ता है उनको, या ये है कि दबाना पड़ता है, किसी ना किसी तरह उनको मालिश करनी पड़ती है। जो आप मालिश का जिक्र कर रहे हैं, तो अक्सर लोगों को इसी वजह से कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है क्रैम्प्स आना और ये रेस्टलेस जो सिंड्रोम है, ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो अबव 50 होते हैं, या उन यंगस्टर को होता है जो एथलीट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एथलीट्स जो हैं उनके अक्सर जो है उनके साथ जो कोच होते हैं उन्होंने उनको पानी एक बना के दिया होता है जो डिफरेंट उसमें नमकियात हो सकते हैं या ORS वगैरह उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि हमारे पसीने के ज़रिए हमारे नमकियात खारिज होते हैं, जिसकी वजह से नमकियात की कमी की वजह से भी आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपके रेस्ट लेग्स हो सकती हैं। तो बहुत, और वो लोग स्पेशली जो आपकी
हाइपरटेंसिव पेशेंट है या ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो डाययूरेटिक है, जैसे बहुत सारे लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं, अच्छा, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है, तो उनके भी नमकियात खारिज होने की वजह से ये क्रैम्स आते हैं या रेस्टलेस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी सी बात की डॉक्टर साहब ने, राना साहब ने, कि ये लीवर का और रिटर्न, ब्लड का रिटर्न होना, नॉर्मली मैं समझाऊँ बात को कि हमारा पैरों में जाके फिर रिटर्न होता है ब्लड, जी जी, और रिटर्न ना होना, दैट्स अ रीज़न मे बी। जी ये भी है। और इसके अलावा जो मतलब देखिए कोई भी बीमारी उसके मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। अब इस बीमारी में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक कॉज ये भी है, इसके अलावा जो मेनली जो है डोपामीन का, जैसे मैंने आपको बताया, मेनली डोपामीन का फंक्शन जो है इसको हम याद करते थे 3MP करके। 3MP का मतलब ये होता है, इसका फंक्शन है मूवमेंट, मोटिवेशन एंड मेमोरी, यानी आपकी याददाश्त, और दूसरा जो है ये प्लेजर। तो ये क्या करता है, हमारा ये तीनों चीज़ें जो है रिलेटेड होती हैं हमारे डोपामीन से। अब डोपामीन का अगर लेवल किस तरह से फ्लक्चुएट होता है, या तो आप स्ट्रेस में हो क्योंकि इसका काम जो प्लेजर देना है, अगर आपको स्ट्रेस हो गया तो उसकी वजह से आपका डोपामीन का लेवल आगे पीछे हो जाएगा। सेकेंड जो है इसका आता है कि आपका मूवमेंट और इसकी याददाश्त। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें हर चीज़, डोपामीन जो है वो हमारे ब्रेन में बनता है। ब्रेन में हमारा एक एरिया है, उसे कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा में वो सेल्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इन सेल्स के अंदर जो है इसको कहते हैं सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस किसी भी चीज़ के बनने को कहते हैं। तो जब डोपामीन हमारे ब्रेन में बन रहा होता है, हमारे मिड ब्रेन में, तो उस वक्त हम इसकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो। अब आप ये देखिए, कोई सोच सकता है कि अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो तो हमें ये प्रॉब्लम होता है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो आपका डोपामीन बनने का अमल जो है उसमें रुकावट होती है या उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी, और अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी ऑटोमेटिकली आपको एनीमिया होगा, ब्लड की कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो डोपामीन लेवल कम। अब अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी हो गई, आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई, डोपामीन आपका कम हो गया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन कम हो जाएगा, प्लेजर, खुशी कम हो जाएगी, मूवमेंट जो है, क्योंकि जब डोपामीन मसल्स में जाता है तो मसल्स में जाके जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन जब मूवमेंट करता है तो मसल्स की मूवमेंट भी जो है वो डिस्टर्ब होगी। पेन, जैसे आपने बताया, रेस्टलेस जो लेग्स होती हैं, उसकी रीज़न ही ये होती है। उसके अलावा विटामिन B1 और B6 इसकी डेफिशिएंसी बहुत। B1 जो है उसको थायामीन भी कहते हैं, आपने इस विटामिन का नाम सुना होगा, थायामीन कहलाता है। इसका काम क्या होता है, जो खुराक हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में या ग्लूकोज में, और फिर इसको सप्लाई करता है ब्रेन में और मसल्स में। ठीक है, अब आपकी B1 कम हो गई तो B1 की कमी की वजह से क्या होगा, एक तो आपकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। दूसरा जो है, ये जब एनर्जी मसल्स में प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा तो मसल्स में रेस्टलेसनेस होगी। ठीक है ना, एनर्जी की ज़रूरत होती है मसल के वर्क की, तो आपको जब काफ़ी काम करने के बाद अब आप लेटेंगे तो आपको थकान का एहसास होगा। दूसरा विटामिन है B6। विटामिन B6 इसका फंक्शन भी यही है कि ये नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर आपका विटामिन जो B6 है वो कम हो गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो गई, आपके मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आपकी जो है वो होगी, इरिटेशन होगी। तो ये है इसकी मतलब, ये खास फैक्टर्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो आपका, आप ये देखिए हर चीज़ लिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है। नो डाउट, डोपामीन, आपकी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा एक साइकिल है। कोर्स आई मीन। अच्छा, एक चीज़ जो ये बीमारी तो खैर अल्लाह खैर करे, क्योंकि इंटरनेशनली मतलब बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट यू कैन से 50% आप कह रहे हैं ना, तो इस सूरत में अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम थोड़ी देर के लिए आते हैं, वक्फे की तरफ नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, अभी टाइम है। आप चाह रहे हैं वक्फा ले लूँ मैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। आपकी बात को हम ऑनर करते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई, मैं तो कहता हूँ आप वक्फा ले लें आज। नहीं, आप पे जो जजता है, जिसका काम उसको साधे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि रियली आई मीन यू कैन से हाउ सच शी इज स्मार्ट, शी अंडरस्टैंड्स कि अब देखें ले लूँ इससे, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूँगी तो फिर मैं वक्फा नहीं लूँगी। तो यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
वेलकम बैक। आपने देखा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी काम में, और ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारे इस प्रोग्राम पे कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। हम समझते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को माइंड नहीं करते ब्रेक करने में या कंटिन्यू रखने में। और ये मैं आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ दीज टू एक्सपीरियंस डॉक्टर्स। हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है, और इसका क्रेडिट नो डाउट आई मीन विनर्स और हमारी विनर्स चैनल के जो अब्दुल मजीद साहब हैं, नुमान साहब हैं, फरहान साहब हैं, और व्यूवर्स की तो क्या बात है। देखिए व्यूवर्स के बगैर, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई फ़नकार है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके चाहने वाले नहीं है तो वो फ़नकार की कोई औकात नहीं है। नॉर्मली फ़नकार के लिए उसके चाहने वाले असासा होते हैं, लोगों के लिए फ़नकार असासा नहीं होता। स्टेज पे खड़े रहकर आप भाषण देते रहें, कोई है ही नहीं सुनने वाला। तो ये बड़ी बात है। और मैं डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा इनको टाइम दूँ। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर अल्लाह का बड़ा करम, वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि हमें क्या करना है, कौन करना है, किसने बोलना है, किसने नहीं बोलना। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने लीवर, फिर आपने रिटर्न का जब मुझे कहा है तो थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स को थोड़ा सा और पता चले कि ये जो ब्लड का रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखें, और अल्लाह की तारीफ़ ही देखें कि ब्लड नीचे जाके फिर एक ऐसा सिस्टम है हमारे अंदर कि वो रिटर्न होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में मतलब ऐसा क्या प्रोसेस है कि मतलब आदमी ऐसी चीज़, ऐसा ख्याल रखे कि वो चीज़ कंटिन्यू रहे, यानी रिटर्न होता रहे आपका ब्लड ऑटोमेटिकली। जैसे अभी डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया ना कि सर हमारे B1 और B6 का इन्होंने जिक्र किया, हमारे तमाम B कम्प्लेक्स जितने भी हैं वो तमाम हमारे जो है ना स्किन और मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। B1, B2, B6, B12, इवन के B9, ये सारे के सारे हमारे मसल्स के लिए, हमारी नर्व्स के लिए बहुत ही, इनकी कंट्रैक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मसल्स हैं, जो क्रैम्प्स होते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, या वो लोग जो ख़ासकर डायबिटीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और डायबिटीज़ की जो सर्कुलेशन है, जो अभी सर्कुलेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से उनको क्रैम्प्स होने के चांसेस हो सकते हैं, उनको खुदा न खासा फीट बर्निंग सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों जिक्र किया था कि अगर बैड स्मेल आती है पैरों में, जी, या इचिंग होती है, या पैरों में ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, आपने देखा होगा स्पाइडर वेन्स भी हो जाती हैं, जैसे स्पाइडर की तरह हमारे टांगों के ऊपर वेन्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, ब्लू कलर की जो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये भी सर्कुलेशन के, पुअर सर्कुलेशन होने की बाइस बन सकती है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सर्कुलेशन है वो हमारी नालियाँ जो हैं तंग हो जाने की वजह से ये वापस खून जो है नहीं जा पाता, तो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, डीवीडी होने के चांसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से खून रुक जाता है, और रुकने की वजह से ज़ाहिर है हमें क्रैम्प्स होते हैं। तो हमारा जो बाइल है, जो लीवर बाइल बनाता है, वो एक्चुअली हमारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो वो अगर हम जो सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट जो है हम लेते हैं, तो लीवर पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि आपके डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस का मतलब ये ड्रग इंड्यूस से मुराद ये है कि उनको किसी ड्रग की वजह से उनके लिवर पे लोड आ गया, कोई फैटी लिवर हो गया। फैटी लिवर का मतलब ये है कि फैट उनके लिवर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। अब लिवर जो है वो फैट को एब्जॉर्ब खुद भी करता है और फिर बाहर भी फेंक देता है। अक्सर लोगों को देखा होगा गट बड़ा हो जाता है जी। तो ये अच्छा, जिनका गट बड़ा होने के होता है वो लोग, उनके लिए समझना आसान हो जाता है कि हमारे लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो पतले लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। वो दुबले पतले होने के बावजूद अगर जंक फूड खाते हैं लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू जो जिनका गट बड़ा है। जो बड़े गट वाले हैं तो अक्सर वो ये सोचते हैं कि हम परहेज़ कर लें, हम कोई ऐसी चिकनी चीज़ें ना खाएं, तो उससे वो बच सकते हैं। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था कि आप हमारे जो बाइल जो निकलता है वो हमारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अब वो बाइल की प्रोडक्शन अगर किसी वजह से डिस्टर्ब होती है तो जाहिर है कि फिर हमारे ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, टॉक्सिन जो है हमारे बॉडी में रह जाएंगे। और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस बाइल को देखिए, जो डिटॉक्सिफाई करता है हमारा लीवर, वो हमारे जो लीवर है अल्लाह ताला ने उसके अंदर डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन जो हम जंक फूड खाते हैं
اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے ہمارا لیور جو ہے وہ پورا فنکشن نہیں کر پاتا. تو اس لیے جو جنک فوڈ لیتے ہیں جو لوگ خاص کر, ان کو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. جو شوگر زیادہ لیتے ہیں ان کو مطلب پرہیز کرنا چاہیے, شوگر کم لینی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں لیور پہ لوڈ ڈالتی ہیں, اور لیور کا فنکشن اگر ڈسٹرب ہوگا تو آپ کا کڈنی کا فنکشن ڈسٹرب ہوگا, کڈنی ہوگا تو آپ کا ہارٹ ڈسٹرب ہوگا, تو پورے کا پورا ہمارا سسٹم فنکشن جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا, اور یہ اس طرح کی صورتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو ڈاکٹر رانا صاحب نے بات کی کہ بچوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں نیچے, آج کل کی جو ایک عجیب سی کیفیت ہے, حالانکہ پہلے تو نیچے بیٹھ کے ساری چیزیں ہوتی تھی, کھانا پینا ایوری تھنگ. آئی مین میری اپنی نوازیاں ہیں, تو آئی مین ایک کو تو اکثر یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ مطلب وہ جب بیٹھتی پھر اٹھتی ہے تو وہ اس کا پیر سن ہو جاتا ہے. اس کی بھی پہلے بھی ہم نے بات کی, آئی ریممبر, اور میں نے چھڑی سی بات, اور آج چونکہ ایک موقع ہے پیروں سے ریلیٹڈ, تو بتائیں کہ یہ بچوں میں یہ کیوں مطلب ہو رہا ہے. آئی مین کیا ان کی جو ڈائٹ پہ ایشو ہے, ان کی موسٹ پرابلی ایسا ہی ہوگا نا. کریمپس کا پڑنا تو خیر ہم اکثر فٹ بالر کو کرکٹ کو دیکھتے ہو بھاگتے بھاگتے ایک دم سے وہ, تو اس کا ریزن آپ نے بتا دیا کہ مے بی وہ چونکہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, تو پسینہ آپ کا بہہ گیا, تو مے بی دیٹس ریزن ہے کیونکہ وہ تو اسپورٹس مین ہے. لیکن یہ بچے جو نارمل ہوتے ہیں, آئی مین الحمد للہ, لیکن بیٹھ گئے اگر کسی بھی کھانے کے لیے 10-15 منٹ تو لگتے ہیں, اس کے اٹھنے کے بعد ان کی حالت بڑی گمبھیر ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں وہ میں بتاتی ہوں, لیکن ایک چیز اس میں کلیئر کر دوں, یہ جو ہم آج ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم, اس کا ایک اور نام بھی ہے ایگ بام اس کو سنڈروم بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ 1945 میں اس کو دوبارہ جو ہے اس فزیشین نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا, کیونکہ پہلے تو یہ 1600 میں کی تھی, تو اس میں ریسٹلیس لیگ سنڈروم کہا جاتا ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر, جیسے اب ہمارا فیشل پیلسی لکوا ہوتا ہے, اس کو کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو بیلز پیلسی ہے, ایک کہتا ہے فیشل پیلسی ہے, کوئی کہتا ہے لکوا, تو ایک ہی بیماری کے کئی نام ہوتے ہیں. پیشنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو ایگ ورم پرابلم ہے, تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سملر وہی چیز ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم, اور اسی کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہے. اب بچوں کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں ہمیشہ بتاتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے مسلز بنائے ہیں, ایک ورک کرتا ہے تو دوسرا ریلیکس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بیلنس ہوتا ہے, تو ہماری موومنٹ پراپر ہوتی ہے, ڈیٹیل کیا تھا چلتے وقت کہ ایک لیگ پہ سے وزن اٹھتا ہے تو ایک پہ آتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے کچھ مسلز ایسے ہیں جو کہ ہمیں اگینسٹ گریوٹی کھڑا کرتے ہیں, ان اپرائٹ پوزیشن, اینٹی گریوٹی مسلز. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ سیٹنگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں, ہم نے اپنے فارورڈ ایبڈومنل مسلز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ کر لیا ہوتا ہے, اور ہمارے جو اسٹریٹ ہونے والے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, تو دونوں میں بیلنس نہیں رہتا. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, بچے اسپیشلی, تو ان کے مسلز اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بیلنس میں نہیں ہوتے. تو تھوڑی دیر میں جب وہ اپنی اس چیز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ویک مسلز اور وہ دونوں مل کے جو ہے خالی, اچھا ایک مسل ویک ہو گیا ایک اسٹرانگ ہو گیا وہ تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے اتنی سہولت رکھی ہے کہ اس کی سائڈ پہ ہمارے جو ہے پرائم موور ہوتے ہیں, فکسیٹر ہوتے ہیں, سینرجسٹ ہوتے ہیں. 2 ٹائپ کے اور مسلز ہوتے ہیں, سینرجسٹ اور فکسیٹر وہ مسلز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہمارے یہ اینٹی گریوٹی مسلز جو ہمیں اسٹریٹ کرنے والے مسلز ویک ہیں, تو اس کے ساتھ سینرجسٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پھر اسی لیے تھوڑی دیر میں جو ہے انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ مسلز اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, جو اس کے اسیسری یا سائڈ والے مسل سینرجسٹ ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب مین مسل کام نہیں کر رہا, سپوز آپ جیسے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کا نہیں تو آپ نے تھوڑا سہارا لیا تو آپ کھڑے ہو گئے, تو یہ سینرجسٹ جو ہیں یہ اس کے سپورٹنگ مسلز ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب بچے یا بڑے جن کے مسلز ویک ہوتے ہیں, کھڑا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے سن ہو رہا ہوتا ہے, پیر وہ ہوتا ہے, تو پھر جب ان کے سپورٹیو مسلز کام کرتے ہیں, ان مسلز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بڑوں کی تو جہاں تک بات ہے, اگر اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 50s نا, تو وہ تو خیر ایک ہوتا آتا ہے کہ آئی مین یو نیڈ ایٹ لیسٹ سم تھا. ویسے تو اللہ نہ کرے, کوشش کرے آدمی خود ہی اپنی انرجی سے اس کو کام کرتے ہوئے خود ہی اٹھے بغیر کسی سہارے کے, پر یعنی ایک اسٹیج آ جاتا ہے. آئی مین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سینئر پیپل, آئی مین میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں. بچے وائی کیوں مطلب یہ سر اگر اجازت ہے تو میں تھوڑا سا ایڈ کروں. ارے سر آپ تو پروگرام ہی آپ کا ہے, حکم کریں آپ. بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز ہونے کی, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ ہم مالش کروا لیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے مسلس کی سرکولیشن انکریز ہونی چاہیے آپ کے. تو بچے ہمارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے,
اور اگر ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو بھی آپ کو یہ پرابلم آئے گا، سرکولیشن پور ہو جائے گی. تو جو ایتھلیٹس ہیں وہ اوور ایگزرشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن جو نہیں کرتے ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ آپ کو ورکنگ میں رہنا ہے، آپ کے مسلس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اسٹرینتھن کرنے کی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے سر کہ آپ کی اس کی بیلنس ڈائٹ لی جائے مسلس کے لیے. آپ جیسے بچے جو ہے پروٹین بہت کم لیتے ہیں، تو مسلس کی ایک خوراک ہے، پروٹین ہے اور ایکسرسائز ہے. تو وہ بچے بہت کم لے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں دیٹس اے پوائنٹ. میں بھی وہی سوچ رہا تھا، سوری بات کاٹ رہا ہوں میں. بالکل دیکھیں بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا انرجیٹک ڈائٹ ہے یا وٹ آف دا کیس میں بھی. ماں باپ کو ہو یہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بیسیکلی کھانے پہ تو توجہ اب ہے ہی نہیں نا. وہی فاسٹ فوڈ کا سلسلہ ہے، آپ نے فرینچ فرائز لے لیے یا کچھ ایکس وائی زیڈ چپس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پلیز اسٹاپ کریں، اس لیے کہ آج کل بہت ہی بچوں کو اٹیک ہو رہا ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ بن رہے ہیں وہ. تو مطلب ماں باپ کو، اسپیشلی ماں کو، پھر آتی ہے بات ود ڈیو رسپیکٹ، سوری تو میرے کو معذرت کروں کہ ماؤں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے ان چیزوں کی طرف، کھانے کی طرف، بچوں کی اسپیشلی، کیونکہ وہ اپ کمنگ ہماری وہ ہے جو لیڈرشپ ہے یو کین سے. بالکل سر. اب یہ ہے کہ دیکھیں ان کو اگر بیلنس ڈائٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں ان کے ڈائٹ میں اب ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ان کے ملک کا ہونا ضروری ہے، ایگ کا ہونا ضروری ہے. ایگ میں جو یولک ہے بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فری ریڈیکل جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں اس کو کل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے علاوہ نٹس جو ہیں، خاص کر والنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کا اخروٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ہرے پتے کی جو سبزیاں ہیں، بچے اکثر سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، ان کو شامل کیا جائے، ان کے نوڈلز میں شامل کر دیا جائے. باہر کی جو جنک فوڈ ہے اسے پرہیز کیا جائے، اسے فری ریڈیکل ملتے ہیں. جو فری ریڈیکل جو بنتے ہیں تو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو ان کو لیور کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیور بیمار ہو جاتا ہے. لیور ہماری باڈی کا کچن ہے. اب میں کچن ورڈ جو یوز کیا نا تو یہ خاص ایک امپورٹنٹ یعنی آپ سمجھنے کی چیز ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کچن سے نہیں گزارتے تو آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہوتی. واہ واہ واہ، ویری گڈ. تو اسی طرح ہم کوئی بھی چیز جب کچن میں سے گزرتی ہے تو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، ہماری ہر سیل تک پہنچتی ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے کہاں کہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کیسے کیسے اس کو اس پروسیس سے گزارنا ہے. یہ کچن کرتا ہے. اور کچن ہمارا جو ہے وہ ہمارا لیور ہے. بہت اچھا، کیا بات ہے. اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو ہیلدی. اچھا، کچن ہمارا لیور ہو گیا تو ہماری وائف پھر کیا ہو گئی؟ ہاں، لیور کو سنبھالنے والی ہو گئی. ویری نیچرل نا سر. بالکل. وہ پکا کے صحیح کھلائیں گی تو مطلب ہم صحیح رہیں گے، کیونکہ پکانا تو مردوں کا کام نہیں ہے نا، پکنا کام ہے. مردوں کا کام ہے پکنا. باہر بھی پکو، گھر میں آ کے ہی پکو. جن کی قسمت جیسی. نہیں خیر، اللہ کا شکر ہے، مردوں کی بھی اچھی ہے اور عورتوں کی بھی اچھی ہے، ہسبینڈس کی بھی اور وائفس کی بھی. یہ تو ایک مذاقن بات کرتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پبلک ریلیکس بھی ہو. اتنی میڈیکلی باتیں جو ہے نا وہ بہت کرنا بڑا مشکل ہے. اٹس ویری نیچرل نا، کیونکہ اتنا ڈیپتھ ہے اس میں کہ انبلیویبل. اور جو نالج ہے آپ کے پاس، جس طرح سے آپ ایک چیز کو لے کے چلتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے. اب بچوں پہ آئی بات، بچوں سے ماں تک بات گئی اور ماں سے پھر ڈائٹ پہ بات گئی اور پھر کچن پہ بات چلی گئی ہماری. تو بات وہی آتی ہے کہ ہم سب نے کیئر کرنا ہے. یہ باہر کے جتنے بھی چیزیں ہیں نا، دیکھیں آج کل چپس کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیز آپ تھوڑا سا اگنور کریں، بچوں کو نہ کھلائیں یہ چیزیں. اور میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی اور ریئلی شاکڈ. میں نے تو امیڈیٹلی وائف سے کہا، میں نے کہا چپس آئیں گی نہیں، کیونکہ اکثر آنے سے پہلے بچوں کے نا تو ہم منگوا کے رکھ لیتے ہیں. تو میں نے یہ چیز اب ڈراپ کریں آپ. اور باہر کا جو فرینچ فرائز وغیرہ ملتے ہیں وہ پتہ نہیں آئل کتنا یوزڈ کیا ہوا اور کون سا آئل. بالکل. کیونکہ دے آر کمرشل، دے ڈیم کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. ہمارے یہاں آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ تو سینس ہے ہی نہیں نا کہ آپ اچھی چیز دیں. مطلب اچھی چیز دیں گے تو آپ کا ریشیو پروڈکٹ کم ہو جائے گا. مجھے سر ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد ہے. جی سر، گو ہیڈ. دیکھیں ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا، فری ریڈیکل کو ختم کرنے کے لیے آپ کی یولک بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح دیسی گھی آپ کے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کے لیے، دوسرا آئل نہیں، 3 چمچ جو ہے ایک فیٹی لیور کو ختم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور فیٹی لیور اگر ہے تو آپ کا لیور بیمار ظاہر ہے. ایگزیکٹلی. اور لیور صحیح کام نہیں کرے گا، پورا فنکشن نہیں ہوگا، اپنی پوری باڈی کا فنکشن ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس کے لیے 3 چمچ جو ہے کسی چیز میں آپ کو جو کھاتے ہیں اس میں آپ شامل کر کے اس کو مطلب گھی میں آپ ضرور لیں. وہ 3 چمچ تو ضرور ڈیلی لیں. سر یہ 3 چمچ کو یہ روکتے ہیں ہم. آرڈر آ گیا ہے، ایک چھوٹا بریک پھر آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے ود ڈیو رسپیکٹ.
ٹھیک ہے. پلیز دیکھیں ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, آپ دیکھیں, لکھتے رہیں, نوٹ کرتے رہیں, اس کو فالو کریں, اور ان دا مین ٹائم چائے بھی پیتے رہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں پلیز. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں ریسٹ لیس لیگ سنڈروم, اور اس کی وجوہات بھی آپ نے سن لی, ہو سکتا ہے سمجھ بھی لی اور نوٹ بھی کر لی ہو. ان کے ڈاکٹر رانا صاحب کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی. جیسے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ دیسی گھی ہم گھر میں بنا سکتے ہیں, ویری ایزی اینڈ سمپل. جو دودھ آتا ہے ہمارا باڑوں کا, اور جو ہم دودھ لاتے ہیں کھلا ہوا دودھ, اس کو اگر آپ گرم کر کے رکھ دیں تو فریج میں, تو اس میں ایک ملائی بنتی ہے نیچرلی, اور اس کو بھی کھایا جاتا ہے بڑے شوق سے. اس کو جمع کر کے اگر اس کو گرم کرتے رہیں تو اس کا دیسی گھی بڑا اچھا بنتا ہے. ٹرائی کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور آئی, بات آپ کی باتیں کٹ جاتی ہیں سر, وہ آپ کی باتوں سے میں کوئی اور نکل جاتا ہوں کہیں. یہ کرمپ آنا, یا مطلب یہ پاؤں کا کھینچنا, یا یہ پرابلمس ہیں, تو یہ آپ کو کبھی ہوا ہی ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ریسٹ لیس ہوتے ہیں انہیں کو ہو سکتا ہے. بہت جب آپ ایکسٹرا آرڈینری برڈن پڑتا ہے, ہاں, اور جب آپ بہت ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے. سر تو شوہر تو کرتے رہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری, اسی وجہ سے لیڈیز کو زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی. مردوں کو زیادہ ہوتا ہے سر, کیا ہو گیا؟ نہیں, لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, لیڈیز زیادہ کام کرتی ہیں ہم سے, لیڈیز کو زیادہ ہوتا ہے. اور نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ ریسٹ لیگ جو سنڈروم ہے ان کو کیونکہ کھڑے ہونے کا کام زیادہ ہے, بہت زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے. کیوں کچن میں کھڑے رہنے سے, یا لمبی ہیل پہننے کی وجہ سے, اکثر لوگ لمبی ہیل پہنتے ہیں تو ان کے بھی آپ کے کاف مسلس پہ آپ کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. پلانٹر فیشائٹس اکثر لوگ کلیم آگے کرتے ہیں, ڈاکٹر سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نا پیر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. وہ ایک جگہ سویلنگ کی وجہ سے, یہ بھی آپ کو لیور کی پرابلمس بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے بھی آپ کو سر یہ لیور بہت بڑے کام کرتا ہے. آپ کا کچن جو ہے نا, آپ کی ایڈی میں کریکس آنا, یہ بھی لیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کے نیل جو ہے اس پہ فنگس آنا, یہ بھی لیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی ڈیزیز ہے جو لیور دیکھیں نا, بہت سارے جو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اور وہ جب ڈیٹاکسیفائی نہیں کر پاتا تو پھر آپ کو ظاہر ہوتا ہے پریشانی. جب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پرانے زمانے کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کے وقت کی, جی دیکھیں بس کریں آپ, اس لیے زیادہ ٹائم نہ دیا کریں, شارٹ کر دیں تاکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو مجبور ان کے لیے خاموش رہنا اور رہنا بھی نہیں چاہیے. جی تو اس سے یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے چھاچھ کا ذکر کیا, ہم جایا کرتے تھے دادی کے پاس, تو وہ اکثر مکھن اور یہ دیسی گھی اور اس طرح کی چیزیں دیتے تھے. وہ بہت زیادہ ہیلدی چیزیں ہیں. آج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دیسی گھی جو ہے وہ ضرور لیا کریں, اور کوشش کریں آپ گھر میں دیسی گھی. لیور کے لیے آپ نے بتایا 3 چمچ, ویری گڈ. بہت 3 چمچ دن میں آپ استعمال کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی لیں, چمچ پی لیں, ایسا نہیں ہے. آپ کسی گھر کا بنا ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ بلیو اٹ اور ناٹ آپ پی بھی سکتے ہیں. آپ ٹرائی کیجیے گا, آپ کر لیجیے گا. یار چھوڑیں آپ ڈاکٹر صاحبہ کو, شی از ویری بزی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو آخری باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اب یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں, اب اس کا کیئرنگ بھی ہم نے کافی کوشش, ایسے اتنی بات نہیں کی کہ اس کو کیئر کس طرح کیا جائے. یہ بیماریاں ہوتی ہیں ویسے تو, خیر اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ون مسٹ گو اینڈ سی دا ڈاکٹر, ایزی اینڈ سمپل. امیڈیٹلی کیا کرے آدمی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے؟ امیڈیٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی کہ ہمیں ایکٹیویٹی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے دوسرے سینس طرح سے بتائی, لیکن میڈیکلی بھی جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں دی جاتی ہیں جیسے اگر جو آپ کا ڈوپامین لیول کو بڑھائیں. ڈوپامین بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایکسرسائز, پراپر واک, اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ نے پراپر جو ہے آپ نے نیند لینی ہے, پراپر جو ہے وہ آپ نے ایسا ہے کہ آپ نے ایکٹیویٹیز رکھنی ہے, سوشلائزیشن کرنی ہے, پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے, اور ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کی ہیلدی جیسے فوڈز ہیں یہ آپ نے کھانے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے ہم ڈوپامین بڑھانے کی بات کرتے ہیں, کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم جیسے یہ مرچیں ہیں
चिलीज़ हैं, ये खाने से भी आपका एंडोर्फिन लेवल भी, डोपामिन लेवल भी बढ़ता है, चॉकलेट से आपका डोपामिन लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे, और खुश रहें, सबसे बड़ी बात जो है वो आप खुश रहें। तो खुश रहने से भी आपके ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, आपका डोपामिन कंट्रोल होता है, और आपकी क्योंकि इसमें ये भी कहा जाता है कि ये वजह इसकी स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस की वजह से भी जो है ये आपकी ये वाला रेस्टलेस सिंड्रोम होती है। तो इसकी, और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में, कुछ औरतों को शुरू होती है लेकिन वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ठीक हो जाती है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और जब इसको डायग्नोज करने के लिए भी जैसे है कि इतना कोई ख़ास पर्टिकुलर इसके टेस्ट नहीं होते, बाकायदा इसका एग्जामिनेशन होता है अगर पेशेंट को ऐसा होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उनका साइकोलॉजिकल, क्योंकि देखें अब मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रेस की वजह से भी होती है, तो साइकोलॉजिकल इसका एग्जामिनेशन किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी नर्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अगर उसके बाद जो है फिजिकल हो गया, न्यूरोलॉजिकल हो गया, और उसके बाद साइकोलॉजिकल, ये 3 एग्जामिनेशन किए जाते हैं। उसके बाद पे जिसमें भी हमें कोई साइन सिम्टम नज़र आती हैं, सपोज हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में नज़र आई कि इसको कोई डेफिशिएंसी है, लग रही है, तो फिर उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसीज हैं तो वो उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके लिए कोई ऐसी, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी कोई ऐसी नहीं है कि लोग डर जाएं, परेशान हो जाएं। इसकी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्रॉनिक केसेस में इंसोम्निया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इंसोम्निया का मतलब होता है कि आपको नींद ना आना। जब आपको इंसोम्निया होगा तो उसकी वजह से सुबह उठ के एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ सकता है। तो इंसोम्निया रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मिर्चें, यू मीन हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी है, आपको ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी फास्ट होता है इनको खाने। इन्होंने मिर्चें खाने का जिक्र किया, मिर्चें लगाने का जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं है। आप लोग इतने जुड़े हुए हैं कि मेरी मिर्चें लगती नहीं है, पता नहीं, या शायद आप चीज़ें असली भी तो नहीं आ रही ना, तो शायद मिर्चें लगती नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो वो हरी मिर्चें स्पेशली मैं कहता हूँ यंगस्टर्स को तो खानी चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आपको? बड़ी एज में भी सो के नो प्रॉब्लम, लेकिन चूँकि वो इतने यंग होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चॉकलेट्स तो यंग खाते ही है मतलब, लेकिन चॉकलेट भी अच्छी क्वालिटी के ना, आजकल जो क्वालिटी का मयार है हमारा वो बहुत ही अच्छा है, समझे ना। हम जहर खिला रहे हैं कौम को। और क्या करें, बच्चे, उनको पता ही नहीं होता, माएँ बिजी होती हैं बेचारी मोबाइल शोबाइल में ना, टीवी में, तो वो क्या करें, वो बच्चों को जो भी चॉकलेट आया दे दिया आपने। अरे आप देखो तो सही क्या खिला रहे हो यार। सही बात। और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर आफ्टर द मनी ओनली, दे डैम केयर अबाउट एनीथिंग। उनको कंसर्न ही नहीं है कि हमारे आने वाले लीडर्स कैसे पैदा होंगे। भाई टूटे हुए होंगे बेचारे जब आएंगे, तो अगर ये खा के अगर लीडर बने तो क्या बनेंगे? क्या कहते हैं आप? जी सर, छोटा सा मैसेज भी कर दें इसमें। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं कि रेस्ट लेग्स सिंड्रोम। जी ऑफ कोर्स। अब यह है कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ग़िज़ाएँ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ऐसी देनी चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आपकी डाइट में बी कम्प्लेक्स अगर है, जैसे अक्सर लोग ताकत का टीका लगवाने की कोशिश, कहते हैं ना कि ताकत का टीका लगवा लें, तो डॉक्टर के पास जाते कहते हैं डॉक्टर ताकत का टीका लगाते, उस पर बी कम्प्लेक्स ही होता है। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें B12 होता है, जो हमारे नर्व के लिए जी वेरी इंपॉर्टेंट। या बहुत लोग, आपने देखा होगा कि पहले जो है हमारे माँ बाप जो है, बूढ़े जो है, हम लोग उनको दबाया करते थे, लेग्स प्रेस करते थे, उनको सुकून मिलता था। ये वही कंडीशन है जिसको हम आज जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे कोई जो घराने, जो घर हैं जिनके माँ बाप और जिनको ये आदत है या उनको इस तरह की तकलीफ़ है, तो आप उनको बी कम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगवाइए। तो बी कम्प्लेक्स के इंजेक्शन, लेकिन पहले आप उसको टेस्ट करवा लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई और रीज़न। हाँ बिल्कुल, कोई और रीज़न। दूसरी बात यह है कि आपका जो इसके अलावा विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, आपके लेग्स के लिए, आप हार्ट के लिए, इस तरह की। तो विटामिन ई जिन खुराक में है वो उन बहुत लेना, उसके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके हम बार बार जिक्र करते हैं कि डेयरी फार्म की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें वाफर मकदार में विटामिन डी है, बी कम्प्लेक्स है और विटामिन ई होता है। तो आप अपने बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें अंडा है, दूध है, दही है, ये ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चूँकि सिलसिला ऐसा है कि टाइम इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जी डॉक्टर साहब वेरी ब्रीफ। बिल्कुल जी बिल्कुल ब्रीफ।
آئی ہوپ کہ آپ ویورز نے سب کچھ یہ سمجھا ہوگا. اور اس میں صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ یہ بیماری ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ایک باقاعدہ ایک سینسر فٹ کر دیا ہے. اگر آپ کی ٹانگیں ریسٹلیس ہیں، پریشان نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باڈی بول رہی ہے، آپ اس پہ توجہ دیں. اگر ریسٹلیس سنڈروم ہے اسے اگنور نہ کریں، آپ دیکھیں آپ کی باڈی میں کچھ کمی ہے، کچھ ہے، آپ اس کو پازیٹیو لیں، آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید اس چیز کی کمپلیکیشن سے بچیں گے. پاکستان زندہ باد. دیٹس گریٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رانا جی، سوانا جی، تھینک یو ویری مچ. ویری سمپل، بہت ہی سمپل. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی ایزی بات کر، ساری باتیں ختم کر دی. آپ نے جب فیل کرنا ہے تو امیجیٹلی آپ نے اس کو چیک اپ کروانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کمال.